हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज में पार्ट 4 ए तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 51 ए तक। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 5 यूनियन और पार्ट 6 स्टेट्स को लेकर। ओके, इन दोनों को हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, तो हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है। ओके, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें कौन कौन आते हैं, और जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। यूनियन की में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो उसमें कौन कौन है? उसमें सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एडवोकेट जनरल है, ओके, और गवर्नर। ठीक है। अच्छा, इसमें 5 कैसे और इसमें 1 कैसे? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर, जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट है तो वॉइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर की जगह वॉइस गवर्नर का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर वॉइस प्रेसिडेंट और यहाँ पर गवर्नर। ओके, अगर हम बात करें पार्ट 5 की, ये है आर्टिकल 52 से 151 तक। ओके, और अगर मैं बात करूँ पार्ट 6 की, तो वो है आर्टिकल 152 से 237 तक। इसी में ही हम लोग जो यूनियन है उसकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसकी स्टेट लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में। ठीक है, लाइक हाई कोर्ट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं। ठीक है, और यहाँ हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जो है अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल्स के थ्रू कि भैया हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आर्टिकल्स वाइज अगर हम बात करें, ओके, मैं पहले बात करता हूँ आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52, इसमें हम लोगों को पता भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है, भारत के राष्ट्रपति होंगे, और वो क्या होंगे? वो इलेक्टेड होंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने जब प्रेम्बल के पार्ट पढ़े थे जिसमें गणतंत्र, हमने एक चीज पढ़ी थी कि भैया जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे? वो इलेक्टेड होंगे, ओके, निर्वाचित होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 53 की। इसमें क्या है? इसमें है कि भैया एग्जीक्यूटिव पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, किसमें हो, किसके पास होगी? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास पावर होगी तो वो इसे एक्सरसाइज कैसे करेंगे? एक्सरसाइज भाई, या तो खुद करेंगे डायरेक्ट तरीके से, या फिर सुबॉर्डिनेट के थ्रू, जो उनके नीचे जितने भी ऑफिशियल्स हैं तो उनके थ्रू उसे एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग कि भैया जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होंगे वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस की। ओके, ये हमने चीज पढ़ी कि भैया सुप्रीम कमांडर है, तो ये अगर सुप्रीम कमांडर है तो इस पावर को एक्सरसाइज कैसे करते हैं? एक्सरसाइज करेंगे पार्लियामेंट बाई लॉ, पार्लियामेंट बाई लॉ। ये इनके पास जो पावर है कि भैया जो डिफेंस फोर्सेस के वो सुप्रीम कमांडर है, तो इनके पास जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके,
इस एक्सरसाइज के थ्रू किया जाएगा, पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट बाई लॉ से। अब देखो पावर है एग्जीक्यूटिव के पास और उसे एक्सरसाइज किया जा रहा है लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर कहेगी तब वो एक्सरसाइज की जाएगी। तो ये कहाँ क्या दिखाता है हमें, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पर हम एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर चेक कौन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, तो यहाँ पर कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर चेक कर रही है। लेजिस्लेचर किसके ऊपर, चेक्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट किसका, एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। अब वो पावर को जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट के लिए कोई लॉ पास किया तब जाके वो उस पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, प्रेसिडेंट की, सुप्रीम, जो सुप्रीम कमांडर वो पावर है डिफेंस फोर्सेस की। ओके, एक चीज और है कि भैया अगर यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट कोई बॉडी वगैरह बना रही है, खुद से क्रिएट कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कम हो रही है। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 153 की। हम लोगों को पता है कि 153 में क्या है, गवर्नर है स्टेट के। ओके, और ये क्या होंगे, ये अपॉइंट होंगे, इनका अपॉइंटमेंट हुआ। अब क्या एक गवर्नर सिर्फ एक ही स्टेट का हो सकता है, क्या वो मल्टीपल स्टेट से गवर्नर नहीं हो सकता, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। मतलब जो एक गवर्नर है ना, ये मल्टीपल स्टेट्स का भी हो सकता है। ओके, टू और मोर स्टेट्स का भी हो सकता है। अब ये जो पावर है कि भैया टू और मोर स्टेट्स का भी हो सकता है वो, ये मतलब ये जो कैसे आई ये बात, मतलब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें थी नहीं, तो इसे ऐड किया गया था बाई सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, कि भाई जो एक गवर्नर है वो दो या दो से अधिक स्टेट से का भी गवर्नर हो सकता है। ओके, आप कई जगह देखोगे भी कि जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं उसमें भी उधर साइड भी, ओके, दो स्टेट के गवर्नर भी हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये हमने बात की आर्टिकल 153 की। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 154 की। उसमें क्या वही सेम जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पावर देखी थी प्रेसिडेंट की, तो इसमें क्या है, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, गवर्नर की। तो अब एग्जीक्यूटिव पावर है वही सारी चीजें की, वही एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी वो किस में मतलब वेस्ट करेगी, गवर्नर में। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, या तो खुद कर सकते हैं या फिर अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे। ओके, अब इसमें एक चीज और है कि भैया तो एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी कार्य शक्तियां हैं वो तो गवर्नर के पास में है ही, बट एक चीज और है कि स्टेट लेवल पर अगर कोई बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल पर कोई बॉडी है या फिर कुछ बना रहे हैं कोई, तो वो क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर भी कर सकती है, ओके, पार्लियामेंट, दोनों कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या दिखाता है भैया, काम तो है स्टेट का, बट पावर कौन दिखा रहा है, यूनियन दिखा रही है। तो ये एक क्वाजी फेडरल फीचर है। ओके, क्वाजी फेडरल फीचर हो गया यहाँ पर कि भैया पावर स्टेट की है, बट दिखा कौन रहा है उसे, पार्लियामेंट दिखा रही है, यूनियन दिखा रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। इसमें क्या है, इसमें है कि इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब हमने इलेक्शन की बात की तो वो कैसे होगा, हमें पता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। ओके, और बाई इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स अगर देखा जाए तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। ओके, और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा जो होंगे, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स होंगे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, प्लस इसमें जो दिल्ली है, प्लस
पुदुचेरी है, उसकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब तो एक चीज यहाँ पर ये भी निकल कर आते हैं कि भैया पार्टिसिपेट तो उन्होंने कर लिया, बट हम लोग इम्पीचमेंट में देखते हैं कि भैया इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्शन में तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट्स में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसमें इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही होती है। उसके बाद बात करते हैं 155 की। आर्टिकल 155 इसमें क्या है, इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा, वो होगा, ये अगर अपॉइंट कर रहे हैं, देखो अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट कौन करेगा, वो करेंगे प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट कर देंगे, बट ये जो है प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनल पावर नहीं है। ओके, डिस्क्रिशनल पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, तो फिर कैसे अपॉइंट होगा, वो होंगे बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के तो पता बाई वारंट, प्रेसिडेंट का तो पता है आप लोगों को, तो बाई वारंट अंडर हिज हैंड और सील, जिस पर सील लगी होगी, बाई एड एंड एडवाइज ऑफ, एड एंड एडवाइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर की हमने बात की थी, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं। ओके, तो उनकी एड और एडवाइस पर ये गवर्नर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गई। उसके बाद तो हमने आर्टिकल 155 तक देखा कि भैया अपॉइंटमेंट गवर्नर की। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 55 की। इसमें क्या है, इसमें मैनर्स है, मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लाइक एक तरह से अगर मैं बताऊं तो इसमें कोटा सिस्टम है, कैसे कि भैया 1 वोट, लाइक 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट। ओके, और कैसे, सिंगल ट्रांसफर लेवल। ठीक है, लाइक कि भैया जो कोटा सिस्टम जो होता है, ठीक है, 50% प्लस प्लस 1 तक वोट चाहिए, ओके, जीतने के लिए। तो किसके थ्रू होगी, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट। ओके, उसके बाद आर्टिकल 56 में क्या है, इसमें है भैया टर्म, किसकी, ऑफिस की, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमें पता है भैया, हमने देखा था कि 5 साल, 5 इयर्स। ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स ही रहेगा, 5 इयर्स से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, या उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखने को मिलती है कि भैया प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर होता है, कार्यकाल की सुरक्षा होती है उनके पास। और अगर ये चाहें तो वो रिजाइन कर सकते हैं। किसको, एक तो है वॉइस प्रेसिडेंट को लिखकर, प्लस लोकसभा स्पीकर जो होंगे। ओके, तो लोकसभा स्पीकर को बताएंगे, और ये जो बताना है वो क्या है, वो कंपलसरी है भैया, बताएंगे ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वॉइस प्रेसिडेंट को ही रिजाइन लिखकर अपना जो ऑफिस छोड़ देंगे, नहीं, लोकसभा को भी, लोकसभा स्पीकर जो है उसको मतलब बताना कंपलसरी है। तो अगर ये दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखें, अब देखो वॉइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है भाई, वो वॉइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के सभापति हैं। तो एक तरह से इन्होंने तो यहाँ से राज्यसभा को बता दिया, और लोकसभा स्पीकर जो है वो पूरे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कंपलसरी है, तो प्लस लोकसभा को बता दिया। और प्रेसिडेंट तो है ही, तो हमारे पार्लियामेंट के जो पूरा पार्ट है उसमें 3 बॉडीज हैं, एक तो हमारे प्रेसिडेंट हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर मैं ये कहूँ कि
अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन कर रहे हैं तो वो किसको बता रहे हैं? एक तरह से पूरे संसद को बता रहे हैं। ओके, तो मतलब पूरे संसद को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 156 की। इसमें क्या है? इसमें है, अब देखो, टर्म किसका? गवर्नर का, टर्म ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब भैया ये किस पर, कैसे, मतलब अपना जो अपना ऑफिस है वो होल्ड करते हैं प्लेजर पर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर 5 साल के लिए, ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। बट इनके पास क्या होती है? कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी ऑफ टेनोर। इन्हें 5 साल से कम भी पहले भी आ सकते हैं और उनसे बाद भी। रिजाइन किसको देंगे? ये रिजाइन देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। हमने प्रेसिडेंट के रिजाइन के बारे में बात की थी कि भैया वो एक तरह से या तो मतलब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको देंगे, और जो लोकसभा स्पीकर है उनको बताना कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो किसको रिजाइन कर रहे हैं? वो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं अपना रिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 57 की, तो इसमें क्या है? इसमें है आर्टिकल 57, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, फॉर री इलेक्शन। क्या जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी हैं, क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं? मान के चलो इस बार लड़ लिया, ठीक है, क्या वो नेक्स्ट ईयर भी लड़ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं, यस। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि जितना चाहे उतना, मतलब उनका मन है 2 बार लड़े, 3 बार लड़े, 4 बार लड़े, जितना चाहे उतना लड़ सकते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर जो है वो सिर्फ 2 बार ही, 2 बार बन सकते हैं। ओके, प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 58 की। इसमें क्या है? इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन के लिए, एक तो है कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर से एज होनी चाहिए, फिर है कि एलिजिबल होना चाहिए किसके लिए? लोकसभा मेंबर्स के लिए, लोकसभा मेंबर बनने की। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन ईयर एज की बात की जा रही है, ये 35 ईयर जो है वो कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, नो मैक्सिमम एज। इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया कितनी मैक्सिमम एज कितने तक होनी चाहिए। ओके, इन्होंने एक स्टार्टिंग एज बताई है भैया 35 ईयर जो एज है वो मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, वो होल्ड नहीं होना चाहिए। अब देखो जब मेंस की आप तैयारी करोगे, मेंस में अगर आपने फाउंडेशन कोर्स भी किया होगा कहीं ना कहीं से भी, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर कुछ चैलेंज भी है। ओके, जो पार्लियामेंट एग्जाम के से जो कम भी करते हैं। ओके, तो वो आपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा होगा, बट यहाँ हम प्री के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 157 की। इसमें क्या है? इसमें अब देखो क्वालिफिकेशन हमने प्रेसिडेंट की दे दी, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखनी है किसकी? ऑफ गवर्नर। इनकी क्वालिफिकेशन में क्या है कि भैया एक तो है कि क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? एक गवर्नर चाहे तो बिल्कुल हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, और एक चीज ये है कि इसमें कि जिस भी स्टेट के बना रहे हैं, ठीक है, उस स्टेट का रेजिडेंस नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे, मैं कहीं, मैं सपोज कर लो कि मैं राजस्थान से हूँ या फिर एमपी से हूँ, और मुझे अगर गवर्नर बनाया जा रहा है मणिपुर का, ठीक है, तो मुझे मणिपुर का गवर्नर बना सकते हैं, बट मुझे जहाँ से मैं हूँ, राजस्थान से हूँ या एमपी से हूँ, तो मुझे
राजस्थान का गवर्नर नहीं बना सकते, ठीक है। जो वहां का जो रेजिडेंस होगा, जो रेजिडेंस नहीं होगा उसे बना सकते हैं। ओके। उसके बाद और इसमें एक चीज और है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उस पर नहीं होना चाहिए, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद अगर हम बात करें 59 की, इसमें क्या है, इसमें है कंडीशंस है, कुछ दशाएं हैं और प्रेसिडेंट ऑफिस की। क्या क्या है वो कंडीशंस, उन पर अगर हम बात करें तो भैया प्रेसिडेंट जो है, जैसे मान चलो कोई इंसान है, वो प्रेसिडेंट बना, ओके, तो प्रेसिडेंट बने हो ना, तो आप राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ओके। अगर हैं इनकी, इनके मेंबर हैं, तो भाई फर्स्ट रिजाइन करना पड़ेगा आपको, तब आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ओके। और फिर है कि जो सैलरी है, प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई या अलाउंस हो गई, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट, बाय लॉ, ओके, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब देखो इसमें एक चीज और है कि सैलरी एंड अलाउंस तो डिसाइड कर दिया पार्लियामेंट ने, बट कि जो ये सैलरी और अलाउंस है, ये इनके डिक्रीज नहीं हो सकते या डिमिनिश नहीं हो सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मीन्स मीन्स ये है कि अगर प्रेसिडेंट जी ने एक बार अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आप उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते, उनका अलाउंस कम नहीं कर सकते। अगर आपको कम करना ही है तो उनके ऑफिस ज्वाइन करने से पहले करिए, ओके। एक बार ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद नहीं कर सकते आप, ओके। तो ये कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद हम कंडीशंस की बात करते हैं भाई 158 में गवर्नर की, मतलब कंडीशंस ऑफ गवर्नर सेम। अब देखो सेम चीजें उसमें भी है कि भैया ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, और वो अगर एमएलए या एमएलसी में से किसी का पार्ट है तो रिजाइन करो फर्स्ट, तब आप गवर्नर बनोगे। बिकॉज वंस ए गवर्नर ऑलवेज ए गवर्नर, ओके। पॉलिटिकल न्यूट्रल होने चाहिए वो। वही सारी चीजें कि भैया जो सैलरी और अलायंस होंगे वो क्या करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड, पार्लियामेंट डिसाइड सैलरी और अलायंस। और और जो उनका क्या कहते हैं सैलरी और अलायंस है, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसे कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते उसे, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये निकल कर आती है कि भैया, अब मैं ये कहूँ कि जो हमने पढ़ा था कि भैया सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि एक जो गवर्नर है वो दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो भैया यहाँ तो डिसाइड करिए पार्लियामेंट जो उनकी सैलरी है। बट अगर वो गवर्नर जो है वो दो स्टेट्स का है, तब कौन डिसाइड करेगा सैलरी, तो भैया सैलरी डिसाइड करेंगे वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, ओके। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट को, कौन सा स्टेट जो है कितनी सैलरी देगा। मान चलो दो स्टेट है, ओके, तो कोई गवर्नर है वो राजस्थान का है और हरियाणा, इन दो स्टेट्स का एक ही गवर्नर है। तो देखो सैलरी एंड अलाउंस तो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दी, बट अब जो यहाँ पर जो डिसाइड करेंगे उनकी सैलरी वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, कि ये राजस्थान है वो कितनी सैलरी देगा, और जो हरियाणा स्टेट है वो कितनी सैलरी देगा वो प्रेसिडेंट बताएंगे, ओके। और गवर्नर है क्या, गवर्नर बिहेव करते हैं लाइक ए ब्रिज, एक पुल की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ओके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद है उसे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 60। 60 में क्या है, 60 में ओथ है प्रेसिडेंट की। तो ओथ में क्या है भैया, ओथ में ये है कि प्रेसिडेंट हो या फिर एक्टिव प्रेसिडेंट हो जो भी, ठीक है,
किसके सामने? सीजीआई करवाएंगे। ओके। अब देखो, एग्जीक्यूटिव को शपथ कौन दिला रहे हैं? जुडिशरी, मतलब सीजीआई। तो सीजीआई अगर दिला रहे हैं तो ये क्या है? सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी चेक्स कर रही है एग्जीक्यूटिव को। अब इसमें भी वो ओथ अगर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं? देखो, एक बार ओथ से क्वेश्चन आ चुका है कि गवर्नर है क्या ओथ है और प्रेसिडेंट की क्या ओथ है। ओके। और ऑलरेडी भाई ये सही मिलान कराने में, ठीक है, पेयर्स बनाने में उसमें क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्लस प्रिजर्व प्रोटेक्ट और डिफेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। और आई विल डिवोट माई सेल्फ, मैं खुद को डिवोट करता हूँ टू द सर्विस और वेलबींग ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया, लोगों की भलाई के लिए। ये तो हो गई उनकी प्रेसिडेंट की क्या, ये तो प्रेसिडेंट की ओथ है। ओके। अब इसमें, अब फिर बात करें अगर हम इनकी ओथ की, लाइक 159 में गवर्नर की ओथ की, तो गवर्नर को कौन, स्टेट की जो चीफ जस्टिस है वो। ओके। या फिर नेक्स्ट मोस्ट सिग्नेचर जो होंगे वो करवाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो, इन्होंने तो कहा था कि भैया प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। तो ये दोनों तो कॉमन है दोनों में ही, कि भैया प्रिजर्व प्रोटेक्ट और डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ और एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब भैया डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। ओके। तो वो किसको कर रहे हैं? अपने गवर्नर के ऑफिस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये प्रेसिडेंट के ऑफिस को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है भैया गवर्नर वाले में, कि अगर मान चलो वो 3 स्टेट के राज्यपाल हैं या फिर 2 स्टेट्स के हैं, तब भाई वो उन्हें गवर्नर ओथ शपथ कौन दिलवाएगा? तो भैया दोनों स्टेट्स के जो अलग अलग चीफ जस्टिस हैं वो, लाइक मैंने आपको राजस्थान और हरियाणा का एग्जांपल दिया, तो जो राजस्थान के चीफ जस्टिस होंगे वो एक बार वो दिलाएंगे और जो हरियाणा के चीफ जस्टिस होंगे वो दिलाएंगे, मतलब 2 बार शपथ ली जाएगी गवर्नर की। ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। इसमें क्या है? इसमें है कि भैया इम्पीचमेंट की बात है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो भैया अब मैंने बताया था कि महाभियोग जो चल रहे हैं, ओके, वो कौन? अच्छा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में एक ही चीज दी हुई है कि भैया इम्पीचमेंट या महाभियोग किस बेसिस पे चला सकते हैं? वो चला सकते हैं वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके केसेस में हम महाभियोग चला सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। ओके। अब ये जो इम्पीचमेंट वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से, मतलब किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आएगा नोटिस 1/4, मतलब 1/4 मेंबर जो है वो साइन करेंगे, 1/4 जो है, ठीक है, हाउस के। और इसमें एक चीज और है कि अगर हम इम्पीचमेंट लेकर आ रहे हैं तो 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज बतानी पड़ेगी 14 दिन पहले नोटिस। और मैंने बताया कि 1/4 तक टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस वो लेकर आएंगे। उसके बाद देखो, नोटिस तो आ गया 1/4 मेंबरशिप ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये तो नोटिस आया है कि हम ऐसा ऐसा चाह रहे हैं। ओके। उसके बाद आइदर मतलब बहुत हाउसेस से, दोनों हाउसेस से 2/3, 2/3 टोटल मेंबरशिप जो है ऑफ हाउस की, टोटल मेंबरशिप जो है 2/3 और टोटल मेंबरशिप उसे पास कराना है, मतलब लोकसभा से भी 2/3 और राज्यसभा से भी 2/3, बट नोटिस के लिए ओनली 1/4 नंबर। ठीक है। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इसमें कोई रोल नहीं है, नो रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं है भैया, जैसे हमने अपॉइंटमेंट में देखा था, नहीं लाइक इलेक्शन में, सॉरी, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल है। ओके। उनके इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, दिल्ली पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का। उसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स ही शामिल होते हैं। ओके। तो यहाँ पर तो हमारे प्रेसिडेंट का पूरा पूरा जो टॉपिक है वो तो खत्म होता है, लाइक पूरा पूरा टॉपिक नहीं, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हमारे फिनिश हो जाते हैं। हालांकि इसमें अगर मेंस के लेवल पर कुछ
के डिसीजन भी है, कुछ चीज़ें भी हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट जी का ऑफिस है वो एक रबर स्टम्प की तरह है। ओके। या फिर बहुत बार प्रेसिडेंट और पीएम की जो पावर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फाउंडेशन कोर्स में कहीं ना कहीं से आपने पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर आपने किया होगा, या पर कहीं भी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की। अब देखो मैं इसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, लाइक आपको याद रखने हैं जो आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट के। इसमें आता है उसका, नहीं सॉरी, इसमें अगर देखा जाए, देखो एक तो या तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हो आप, इंग्लिश में बता दूंगा, और हिंदी में भी। हिंदी में आप याद रख सकते हो, पकाने को का दो दसम, ठीक है, ये तो इस तरीके से हिंदी में याद रख सकते हो। ओके। और अगर इंग्लिश में आपको याद रखना है, इसमें लिख सकते हैं हम पी मत कोई। ओके। तो हम इंग्लिश में ऐसे इसे हम लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि पी फोर पद, ठीक है, फिर यहाँ पर है कार्यकारी शक्ति, निर्वाचन, कोटा सिस्टम, जो मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर है कार्यकाल, दोबारा, मतलब दोबारा निर्वाचन हो सकता नहीं हो सकता, योग्यता, कुछ दशाएं जो कंडीशंस मैंने बताई थी, क्या क्या कंडीशंस बताई थी कि भैया जो है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, यदि हैं तो रिजाइन करना पड़ेगा, उनकी सैलरी अलाउंस डिसाइड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ। ओके। और ऑफिस के बाद, ज्वाइन करने के बाद वो कम नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसमें शपथ ओथ और उसमें महाभियोग। ओके, हिंदी में तो ये हो गया। इंग्लिश में आप बात करोगे तो प्रेसिडेंट, यहाँ पर क्या एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन, एम ए फोर मैनर्स, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टी फोर टर्म, ई फोर इलेक्शन, मतलब री इलेक्शन, ठीक है, और या फिर री कर सकते हो इक्वल। ओके। फिर है क्वालिफिकेशन, क्या होगी, फिर यहाँ पर है कंडीशंस, ऑथ और इम्पीचमेंट, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल, आर्टिकल आर्टिकल 62 की। ओके। उसमें बात करते हैं कि भैया जो भी जो चीज़ें होंगी, लाइक जो भी मतलब चीज़ें होंगी कि भैया टाइम ऑफ होल्डिंग, या फिर इलेक्शंस जो हैं, वैकेंसी वगैरह आ जाए बाई चांस की भैया प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो खाली हो जाए। ओके। तो वो मतलब कितने दिन में फिल करना जरूरी है, तो उस चीज़ को लेकर है आर्टिकल 62। ओके। तो इसमें क्या है फिर कि भैया 62। ओके। तो इसमें, उसमें अगर मैं बात करूं तो लाइक अगर या तो 5 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाए, 5 ईयर। ओके, ठीक है, या तो 5 ईयर कंप्लीट हो जाए, या फिर डेथ हो जाए, लाइक अगर मैं बात करूं कि भैया डेथ हो गई। ओके। या फिर डेथ हो गई, या अगर हम बात करूं कि या फिर रिजाइनेशन दे दिया या इम्पीचमेंट हो गई, तो जो नया इलेक्शन होगा, अब मान चलो इतनी सारी चीजें अगर हो जाएंगी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो ऑफिस है वो तो खाली हो ही जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है अगर वो खाली हो गया, तो भैया अब वो भरना भी जरूरी है, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वो भर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 63 की। ओके। तो आर्टिकल 63, तो इसमें क्या है, तो इसमें है भैया कि
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इसमें है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर देखा जाए तो मिनिमम एज कितनी होगी, 35। और तो इंडिया, अगर इनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स, और ये क्या है, ये मतलब एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो उसके बाद अगर जो बैठाए जाएंगे प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट उन पर सेट कर सकते हैं एक तरह से, जो कि ऑफिशिएटिंग ऑफिशिएटिंग जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 64 की, इसमें क्या है, इसमें है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है रहे हैं राज्यसभा के, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर वो, एक तो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, लाभ का पद, वो होल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक, अगर मैं बात करूं कि उनकी सैलरी, जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी वो जीरो है। ठीक है, खुद की सैलरी इनकी जीरो है। ओके। इन्हें जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है कि भैया वो सभापति हैं राज्यसभा के। ओके। और जब वो एक्ट करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट, मान चलो ऑफिस खाली हो गया प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, तो उस टाइम पीरियड पर ही इज नॉट द चेयरमैन, नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तब वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। ओके। अगर उन्होंने, सीधी सी बात है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो राज्यसभा के चेयरमैन क्यों रहेंगे, एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। ओके, सीधी बात ये है। उसके बाद हम बात करते हैं 65 की। उसमें क्या है, इसमें भैया अगर कोई वैकेंसी आ जाए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया उसमें। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वाले में, कि भैया ये ऑफिशियल प्रेसिडेंट है इंडिया के, तो जब तक न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता तब तक ये प्रेसिडेंट का ऑफिसर बने रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 66 की, इसमें क्या है, इसमें इलेक्शन। तो इलेक्शन के बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो भैया इलेक्शन अगर कर रहे हैं तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा कोई भी हो सकते हैं, जिनमें लाइक जब इनका इलेक्शन होगा, मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर या फिर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बहुत पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके इलेक्शन में। जबकि हमने राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में देखा था कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, और जो लोकसभा है उसमें दो। हालांकि अब एंग्लो इंडियंस वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। ओके, तो वो इलेक्शन इलेक्टेड नहीं होंगे, वो सॉरी नॉमिनेटेड नहीं होंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, तो वो खत्म कर दिया है। तो अगर मैं किसी किसी बंदे को नॉमिनेट कर रहा हूँ, मतलब अपने फेवर से मैं उसे बना रहा हूँ, तो वो बंदा तो भाई मेरे ही पक्ष में वोट करेगा ना। अगर मेरा इलेक्शन होगा तो वो मेरे ही पक्ष में वोट करेगा। तो इस वजह से मतलब किसी तरह का कोई फेवर में न जाए किसी के में, तो उस वजह से यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स को ही शामिल किया गया है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को राष्ट्रपति जी वाले इलेक्शन में। ओके, जबकि वाइस प्रेसिडेंट वाले में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों को किया गया है। भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट, यह पता है। ओके। इसके बाद एक और है कि यदि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ये एमएलए या फिर एमएलसी की पोस्ट पर है, ओके, तो रिजाइन करना पड़ेगा, रिजाइन, तब ऑफिस ज्वाइन। 35 एज होनी चाहिए। ओके, और राज्यसभा के चुनाव के लिए एलिजिबल होना चाहिए।
क्योंकि हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो 66 की बात हुई। इसके बाद बात करते हैं हम 67 की। इसमें क्या है, इसमें टर्म क्या है ऑफिस की, टर्म ऑफ ऑफिस। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यह है कि भैया 5 साल के लिए होंगे और प्रेसिडेंट जी को इस्तीफा देंगे, मतलब रिजाइन करेंगे। ओके। और इसमें एक चीज ये है कि भैया देखो, हमने प्रेसिडेंट जी के लेक्स उसमें मतलब जब उनके ऊपर मतलब हटाना है उन्हें ऑफिस से या कुछ भी चीजें करनी है, तो उनके लिए जो हटाने का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट करनी है, तो वो किसी भी मतलब किसी भी हाउस से स्टार्ट की जा सकती है। बट अगर इनको हटाना है तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो वाइस प्रेसिडेंट को, वो राज्यसभा से शुरू होगी, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं और उन्हें सैलरी भी राज्यसभा के सभापति होने पर है। ओके, क्योंकि उनकी खुद की सैलरी 0 है। उसके बाद ये तो स्टार्ट होगी यहाँ पर, और जो लोकसभा है वो सिंपल एग्री कर लेगी, सिंपल मेजोरिटी से। ओके। और जो प्रोसेस जो स्टार्ट होगी राज्यसभा से, वो स्टार्ट होगी इफेक्टिव मेजोरिटी से। मैं आपको एक बार बता दूंगा इफेक्टिव मेजोरिटी या कौन कौन सी मेजोरिटी कैसे कैसे होती है। लाइक अभी मैं भी बता देता हूँ कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है क्या। ये है भैया टोटल मेंबर्स जितने हैं, टोटल मेंबर्स, उसमें से वेकेंट कितने हैं। ठीक है, देखो मान चलो मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, 245 मेंबर है, उसमें से वेकेंट हो गई 50, तो बचे कितने, लाइक 45 लगा लेते हैं, सीधा सीधा सा हो जाएगा। तो बचे 200। इन 200 का 50% प्लस वन, इनका 50% कितना है, 100 प्लस वन, तो कितना, 100, 101 मेंबर्स मतलब अपनी तरफ से साइन वगैरह करेंगे। ठीक है, तब वो राज्यसभा से स्टार्ट होकर उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, मतलब जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका वेकेंट, और उन वेकेंट जो बचे हैं, मतलब वेकेंट के बाद जो बचे उनका 50% प्लस वन, वो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की। इसमें क्या है, इसमें कि लाइक अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका ऑफिस अगर खाली हो जाए, ठीक है, तो न्यू इलेक्शन कब होगा, तो न्यू इलेक्शन जो उनका एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ऑफिस खाली कैसे होगा, मतलब डेथ हो सकती है, या फिर रिजाइन कर दिया, या फिर उन्हें हटा दिया, रिमूव कर दिया। ओके, ये सारी चीजें, तो उनके ऊपर वैकेंसी आ सकती है, मतलब ऑफिस को लेकर। उसके बाद आर्टिकल 69 में क्या है, ओथ। आर्टिकल 69 में ओथ है, शपथ वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये किसके सामने लेंगे शपथ, शपथ दिलाएंगे उनके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, या फिर इन्होंने किसी इंसान को कहा, किसी व्यक्ति को कहा, इनके द्वारा कहे गए किसी व्यक्ति के सामने। शपथ कौन से लेंगे, वो लेंगे कि भैया ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक भैया कि सच्ची श्रद्धा निभाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर। ओके। उसके बाद है, यहाँ पर तो ओथ वगैरह का सारा सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ पर भैया वाइस प्रेसिडेंट वाला सिस्टम जो है वो फिनिश। ठीक है, और हमने एक तरह से ओथ वगैरह तक हमने गवर्नर की भी देख ली और प्रेसिडेंट की भी देख ली, तो ये सारी चीजें तो हो गई फिनिश। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 70 की। इसमें क्या है, इसमें है कि कुछ कंटिजेंसी फंक्शन है, कंटिजेंसी फंक्शन है किसके, प्रेसिडेंट के। लाइक कि एक तरह से अगर मैं बात करूं कि कुछ एक्स्ट्रा पावर देनी है, ठीक है, अगर हमें प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर देनी है, एक्स्ट्रा पावर जो है, तो वो कैसे दी जाएगी, पार्लियामेंट बाई लॉ से। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भैया डिस्क्रिशनरी पावर है कि खुद से ही भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो नहीं भैया, वो पार्लियामेंट बाई लॉ से दी जाएगी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है।
ऐसा ही सेम चीजें भाई आर्टिकल 160 में किसको, गवर्नर के लिए है। तो गवर्नर को अगर कंटीजेंसी पावर नहीं दी गई, कोई कंटीजेंसी पावर नहीं है इनके पास, ये अगर हमें स्टेट के ऊपर भी कुछ पावर लेनी है या कंटीजेंसी पावर लेनी है, ये काम किसका है, प्रेसिडेंट का, बाई एड एंड एडवाइस ऑफ किसकी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, मतलब स्टेट को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पावर गवर्नर के पास नहीं है, कोई कंटीजेंसी पावर नहीं है, वो काम प्रेसिडेंट करेंगे बाई एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 71, इसमें क्या है, इसमें है कि भैया कुछ मैटर्स हैं रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान के चलो इलेक्शन हो रहा है दोनों का, प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें कोई क्या मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, तो वो क्या होगा, इस तरह कोई समस्या आ रही है तो वो इंक्वायरी करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो देंगे वो फाइनल होगा। ओके, ये एक्सक्लूसिव जुडिशन है सुप्रीम कोर्ट की। अगर मान के चलो, अगर ऐसा हो जाए कि भैया जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलो प्रेसिडेंट भाई इलेक्ट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट वो भी इलेक्ट हो गए, वो भी हो गए, ठीक है। तो अब मान चलो उन्हें काम करते करते 1 साल हो गया, 1 साल के बाद पता चला कि भैया जो इनका जो जो इलेक्शन जो हुआ है वो क्या है, वो गलत हुआ है। ओके, तो उसे क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। नल एंड वॉइड घोषित मतलब खत्म हो गया वो। बट उस 1 साल तक जो उन्होंने जॉब की, मतलब उस पर अपने, सॉरी, जिस पोस्ट पर वो रहे, तो उस 1 ईयर में उन्होंने जो भी काम किया है वो जारी, वो मतलब खत्म नहीं होंगे, ठीक है, वो एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, लाइक कि भैया अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो उन्होंने जो भी काम किया है ना, तो वो वैलिड रहेंगे। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस, कार्यपालिका की स्वतंत्रता। मतलब उनके जो काम है वो वैलिड रहेंगे भैया, खत्म नहीं होंगे। ये क्वेश्चन जो है भाई, जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस 2023 में पूछा जा चुका है। ओके, स्टेटमेंट बना के कि भैया जो उनका लाइक जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो इनका जो इलेक्शन है, लाइक प्रेसिडेंट के बारे में बोला था कि भैया जो उनका इलेक्शन है, अगर उनका नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए तो उनके काम जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, वो वैलिड नहीं रहेंगे, तो वो स्टेटमेंट गलत थी, वो वैलिड रहेंगे। ओके, ये चीज पूछे जा चुकी है। उसके बाद ये है कि भैया इनसे रिलेटेड कानून, इनके इलेक्शन से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, वो कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि वो अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमने बात की कि इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनका चुनाव में, अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट असेंबली के, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी, और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं दिल्ली पुडुचेरी स्टेट उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनमें से कोई अगर वेकेंट रहता है, किसी की सीट अगर वेकेंट रहती है, ओके, तो वो जो चुनाव हुआ तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि वो ये कहते कि भाई मैंने तो वोट नहीं किया, मेरा तो ऑफिस खाली था, वेकेंट था भाई, मैंने तो वोट नहीं की, तो वो इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 72। इसमें क्या है, इसमें है पार्डनिंग पावर्स। क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट।
एंड गवर्नर। आर्टिकल 72 और 161। ओके, दोनों की एक साथ कर लेते हैं। पार्डनिंग पावर मतलब क्षमादान शक्तियां जो है दोनों। ओके, तो क्या है भाई, ये कोई जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया क्षमा करने की शक्ति जो है वो सिर्फ जुडिशरी के पास होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जुडिशरी के पास, जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं है। कुछ चीजें इन्हें भी दी हुई हैं, एग्जीक्यूटिव को भी। ओके, उसके बाद ये है कि जो इनकी जो ये पार्डनिंग पावर है, वे अंडर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, बट जुडिशियल रिव्यू कब होगी, कितने टाइम तक होगी, वो टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। टाइम लिमिट नॉट मेंशन। उसके बाद कौन कौन सी, मतलब क्या बोलते हैं कि जो पार्डनिंग पावर है वो कौन कौन सी है, उसके बारे में पढ़ना है। मैं बात करूं तो सस्पेंशन हो गई, ठीक है, कम्यूट हो गई। ओके, पार्डन मतलब क्षमा कर देना एक तरह से, पूरी तरह। फिर है रेमिशन, फिर है रेस्पाइट, और उसके बाद है रिप्राइम। ओके, अब देखो मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन में क्या है कि भैया एक तरह से पोस्टपोन कर देना या फिर पॉज कर देना, किसको, उनकी सजा को। अब ये डेफिनेट भी हो सकती है या इनडेफिनेट भी, मतलब पूरी तरह से ही पॉज कर दी, खत्म कर दी। ओके, या फिर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद अगर मैं कॉम्यूट की बात करूं तो कॉम्यूट में क्या है कि इसकी जो फॉर्म है, फॉर्म चेंज। ओके, लाइक जो उसकी, मतलब एक तरह से प्रकृति हो गई। ओके, और जो उसका जो फॉर्म है वो तो चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए, कोई इंसान है, उसे सजा मिली एक तरह से 10 साल, अ, कड़ी सजा, मतलब उसे, मतलब ठोको पीटो जो भी है। ठीक है, तो वो जो सजा है उसकी, तो जो उसकी सजा है सेवियर सजा है, मतलब लाइक उसे मतलब रिमांड पर लिया गया है, तो उसकी रिमांड खत्म कर सकते हैं, बट उसकी सजा इतनी कितनी ही रहेगी। ओके, मतलब उसका रिमांड करके जैसे कि 10 साल के लिए है, तो उसे हाई सेवर से लेस सेवर कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि उसका फॉर्म जो है उसकी प्रकृति चेंज कर दी जाएगी, मतलब उसे कड़ी से कड़ी सजा है वो चेंज करके उसका कम कड़ी सजा कर सकते हैं। ओके, और इसमें रिमीशन में क्या है, रिमीशन में ये है कि उसकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी। हम उसका टाइम पीरियड घटा सकते हैं, जैसे कि 10 साल की उसके पास कड़ी से कड़ी सजा है, तो 10 की जगह उसे 8 साल कर सकते हैं या फिर 5 साल कर सकते हैं ऐसे, बट वो कड़ी से कड़ी सजा ही रहेगी। ठीक है, उसमें हमने उसकी प्रकृति जो है वो, उसका नेचर जो है वो चेंज नहीं किया, जबकि कॉम्यूट में हमने उसका नेचर चेंज कर दिया। ओके, उसका टाइम पीरियड कम नहीं किया। पार्डन में है एक तरह से पूरी तरह क्षमा कर दिया, जितनी पनिशमेंट है वो क्षमा कर दी हमने। रेस्पाइट में क्या है, रेस्पाइट में है उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी कुछ स्पेशल ग्राउंड्स पर, स्पेशल ग्राउंड पर लाइक प्रेगनेंसी वगैरह में। ओके, बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि किसी को फांसी की सजा मिली। ठीक है, अभी आपने एक मूवी देखी होगी जवान। ओके, जिसमें उसकी जो वाइफ होती है उसे फांसी की सजा दी जाती है, तो बट वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, उस वजह से उसे फांसी की सजा को डिले कर दिया जाता है। ओके, रेड्यूस कम, तो उसको डिले कर दिया जाता है, एक तरह से राहत। रिप्राइम में क्या है, रिप्राइम में है पोस्टपोन करना किसी की सजा को, कुछ मतलब सर्टेन डे के लिए, मतलब इस टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसमें डेफिनेट या इनडेफिनेट ऐसा कोई सीन नहीं है, जबकि सस्पेंशन में डेफिनेट तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर इनडेफिनेट। अब इसको लेकर जो उनकी पार्डनिंग पावर है उनको लेकर कुछ चीजें हैं कि जैसे कि भैया क्या जो पार्डनिंग पावर है, क्या वो
एक्ट करते कर सकते हैं सो मोटो, मतलब कि भैया जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, ठीक है, उनके पास किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं आई, उन्हें पता चला कि कोई इंसान है, उसे फांसी की सजा दी जा रही है, क्या वो बिना खुद से मतलब ऑर्डर निकाल सकते हैं कि भैया ऐसे हम क्षमा करना चाहते हैं और हम इसे क्षमा कर सकते हैं, या हम उसकी प्रकृति चेंज कर रहे हैं, उसकी प्रकृति चेंज कर सकते हैं, ओके, या फिर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे बढ़ा, तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने खुद के शो मोटो पर वो इसका पावर का यूज नहीं कर सकते। इस पावर का यूज करने के लिए किसी इंसान को अगर जिसे सजा दी जा रही है, उसकी फैमिली वाले कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, ओके, मतलब एक प्रोसेस होगी, तब जाके वो इस पर डिस्कस करेंगे, तब ऐसा कर सकते हैं, मतलब सो मोटो नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू है ही, ओके, ओके, तो ये हमने एक तरह से बात की इसको पार्डनिंग पावर्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, इसमें है आर्टिकल 73 की। इसमें क्या है, इसमें है एक्सटेंड करना, एक्सटेंड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मीन्स ये है कि भैया जो उनकी पावर है, पावर को बढ़ाना, उसको एक्सटेंड करना, लाइक इसमें तीन तरह की चीजें दी हुई हैं कि भैया या तो जो कोई मैटर्स हैं, किस किस मैटर्स पर उनकी जो पावर है जो एग्जीक्यूटिव को बढ़ा सकती है, वो उसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि कोई मैटर्स है कुछ, वो जो कि जिसमें विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ, कानून बनाने की, या फिर अगर बात करें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह के राइट्स को, कहाँ, ऑथोरिटी या जुरिडिक्शन को जो एक्सरसाइजेबल है टू द, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक्सरसाइजेबल है, तो वहां पर भी हम इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। या तो पार्लियामेंट जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं वो, और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है वहां तक उसे पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह की चीजें हैं आर्टिकल 162 के अंदर, क्योंकि 161 में तो हमने पार्डन पावर देखी गवर्नर की, 162 में सेम टू सेम एक्सटेंड करना एक्सरसाइज को, किसकी को, पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट को। इसमें क्या है, जो मैटर्स है जिसमें लेजिस्लेचर जो है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो कानून बना सकता है, ठीक है, उसकी जो मेक लॉ, कानून बनाने की पावर जो है वहां तक कर सकते हैं। और अगर बात करूं तो कोई कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का मैटर है कोई, ओके, तो उस पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, बट जो प्रिवेल होगा वो सेंटर का होगा, सेंटर का होगा, ओके, अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो। एक चीज है कि कंकरेंट लिस्ट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट की, वो तो चली जाएगी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर उस कानून में ऐसा लिखा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सेंटर करेगी, ओके, मतलब अगर देखो बाय डिफॉल्ट तो जाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही, बट अगर उस कानून में ऐसा लिखा है कि भैया नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम था वो हमने पढ़ा। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, मतलब यहीं पर क्लास खत्म करेंगे आज, तो नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम
किसको, जो क्या कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वहां तक हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेचर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जुडिशरी। तो मतलब 2 से 3 दिन इनमें लग जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा 1 या 2 दिन का और बचेगा, उसके बाद पॉलिटी हमारी खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।